बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहर क़ायद जिसे मुल्की मईशत का हब कहा जाता है, यहाँ एक वक्त बदअमनी का राज था। स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान, दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी ने शहर को मफलूज कर रखा था। मगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी हद तक इस अफरीद को खत्म करने की कोशिश की और एक इस्तेहकाम बख्शा। मगर हालिया 6 हफ्तों में दहशत गर्दी के 6 वाकयात ने खास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक MNA और अहम रहनुमा की टारगेट किलिंग और PSP के दफ्तर पर हमले में 2 अफराद के कत्ल ने कराची में एक बार फिर खौफ की फजा कायम कर दी है। बज़ाहिर लग ये रहा है नाज़रीन के दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हुकाम खामोश बैठे हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कराची का अमन तबाह करना चाहती हैं, लेकिन हमारी सिविलियन हुकूमत, एजेंसीज, सूबाई हुकूमत, उनकी एपेक्स कमेटी इस वक्त इन वाकयात से नबरदज़मा होने के लिए क्या हिकमत अमली बना रही है। बज़ाहिर तो यूं ही लग रहा है कि यह सब सिर्फ बातों और मुज़म्मती बयान की हद तक है, या फिर वाकई को दुश्मन की साजिश करार देकर जान छुड़ाई जाती है। नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में यह नया इजाफा है। इनकी सारी तवज्जो ऑपोजिशन लीडरान के एहतसाब पर है। वो दीगर मामलात पर तवज्जो शायद नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से दहशत गर्दी अपनी जड़ें फिर से मजबूत करती दिखाई दे रही है। इससे कबल मौलाना समीउल हक और ताहिर दावड़ के हाई प्रोफाइल केसेस जो कि जू के तू पड़े नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कराची में किसी बड़ी शख्सियत की टारगेट किलिंग के पहले से इत्तलात थी, तो फिर इस हवाले से हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए, जबकि हुकूमत ने मकतूल की सिक्योरिटी पहले ही वापस ले ली थी। तो इस खून का ड्रामा किसे ठहराया जाएगा, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक ह्यूज पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, MQM से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ्फार साहब PTI MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हम जमील यूसुफ साहब से भी बात करेंगे और शब्बीर कायम खानी PSP के रहनुमा है, वो हमारे साथ होंगे। नवाब वसान से हम जरा हुकूमती ये जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी बात करेंगे सूबाई हुकूमत के हवाले से। गुलाम जिलानी साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए इस पर कम है। इतने इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे, एक इंटेलेक्चुअल इंसान थे, सब कुछ था। मैंने भी प्रोग्राम उनके साथ किए हैं। क्या मोटिव्स हो सकते हैं उनको कत्ल करने के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये सानिया अब सिर्फ MQM पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा शख्स हमसे जुदा हुआ जिसको सिर्फ MQM पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें और जितने भी हल्का अहबाब हैं उनमें वो एक मोतबर मुकाम रखता था। ठीक। और जिसकी शख्सियत जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो सबके सामने है कि उसकी शख्सियत जो है वो कितनी निखरी हुई खूबसूरत शख्सियत थी कि जिस आदमी से वो मिला करता था उसको अपना गर्विदा बना लेता था। तो हमारे लिए ख़ासतौर पर MQM के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है ये, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं वो, उसके साथ साथ MNA भी थे हमारे पार्टी के और मुख्तलिफ ऐसे पर फाइज रहे। तो अब इख्तियार को सोचना होगा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान को ही जो है वो टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो महफिल मिलाद का हमारा प्रोग्राम हो या अपने कारोबार से घर वापस आते हुए इस तरीके से अगर किलिंग का सिलसिला जारी है तो ये बहुत ही जो है वो एक काबिल मजम्मत इंतहाई अफसोस की बात है, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट से भी, वज़ीर आला से भी और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि खुदा इस तरह सूरत हाल को देखें और इन तमाम मुल्ज़िमान को जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया है उनको कैफियत गिरा तक पहुँचाने के लिए जो भी सूरत हाल बनती है, जिस तरीके का भी तरीके का इख्तियार करना पड़ता है वो करें, ताकि आवाम को जो एक बेचैनी आवाम के अंदर, ख़ासतौर पर कराची की आवाम के अंदर जो एक बेचैनी पैदा हो गई है। 3 सूरत हाल थे। इससे पहले PSP के ऑफिस पे जो है अटैक हुआ है, उससे पहले MQM की महफिल मिलाद पर हुआ था और ये इतना बड़ा सानिया है। तो ये ख़ासतौर पर MQM के हवाले से जो इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है तो इसके ऊपर जो है वो हल्का है, अब आपको जो है सोचना होगा, उस पर कोई ना कोई इंतहाई इकदाम उठाना होगा। ठीक है बिलाल साहब, कराची की एक वनरेबल हिस्ट्री तो रही है, हम सबको पता है। क्या हम किसी जगह कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं कि जी अमन कायम हो चुका है और अब सब कुछ अच्छा है, रावी चैन ही लिख रहा है, और इसी आड़ में जो है वो जितनी दहशतगर्द तंजीमें उनका नेटवर्क मुनज़्ज़म हो गया और फिर से एक सोची समझी साजिश के तहत कराची जो कि मौशी हब है इसको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है इन वाक़यात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कंडोलेंस करूँगा कि जो कल अली रज़ा अब्दी साहब का जो किलिंग हुई है, पूरा कराची एक बेहतरीन पॉलिटिशियन से हमने उनसे डिप्राइव हो गए। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई कि तमाम पार्टीज़ ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी की एक सबूत दिया। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाएं।
जब पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और दोनों एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। वो नहीं चाहते कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें अमन है। आप देखिए पिछले दिनों ब्रिटिश एयरवेज ने अपना 10 साल के बाद पाकिस्तान में अनाउंस किया, एक्सन मोबिल ने किया, दूसरी कंपनीज आ रही थी, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो लोगों ने पाकिस्तान से एग्जिट किया था। अब ये जब वापस आ रही हैं तो आपके जो सो कॉल्ड जो एंटी स्टेट फैक्टर्स है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स है, जिनको बाहर की जो एजेंसीज है उनकी भी फंडिंग है। और हमें दूर की जाने की बात है, रिसेंट पास में हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि जो दूसरी एजेंसीज थी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान में। और ये दहशतगर्दी की जो वाकयात है, ये आप वो भी देख ले, कराची एक वक्त में आधे घंटे में एक साहब के कॉल पे कराची आधे घंटे में बंद हो जाता था। हम इसका क्रेडिट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देते हैं कि कराची में अमन आया, लेकिन अब जो एलिमेंट्स रह गए उनके खिलाफ भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश हो रही है। ठीक है, मैं तो इसको एक है ना, कराची के जो अमन है जो तबाह किया गया, जो पीस जो कराची में होता है उसको तबाह करने की एक साजिश है, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए। मैं आपको एक अपडेट देता जाऊं कि अभी गवर्नर हाउस में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिले हैं, और उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हेड्स को बुलाया गया है। देखिए प्रीवियसली क्या होता था कि कमिटीज बन जाती थी, इस बार कमिटीज वगैरह नहीं है, और इस बार हम भी मीन एक्शन, जो इंफॉर्मेशन जो डेटा गैदरिंग हमें आई है हमने एक जगह पे रखनी है, एक टेबल पे रखनी है। डेटा गैदरिंग तो इनके बारे में ऐसी भी थी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि 23 दिसंबर फिर 25 दिसंबर बैक टू बैक एमक्यूएम के पहले महफिल मिलाद में, फिर कायम खानी आबिद अली रजा आब्दी साहब मरहूम गो के उन्होंने किनारा कशी एमक्यूएम से इख्तियार कर ली थी, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि शायद पार्टी से अलहदगी होने के बाद कुछ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी बहुत मुतहरिक थे, कुछ ऐसे आपको आप लोग की पार्टी में कोई बात तो हुई होगी, कभी उन्होंने कोई खदशा तो जाहिर किया होगा, क्योंकि उनका डेथ थ्रेट तो थी। देखिए पार्टी से वो अलग नहीं हुए थे, अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपने आप को जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि मैं इतना टाइम पार्टी में नहीं दे सकता, मेरे कारोबार का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो थोड़ा सा अपने पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से वो पार्टी का काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अदरवाइज वो हमेशा से पार्टी के साथ थे, और बिल्कुल आखिरी दम तक उन्होंने जो ट्वीट किया है, ख़ास तौर पे जो हमारा महफिल मिलाद का प्रोग्राम था उसके हवाले से भी उन्होंने खुलकर जो है वो जो मजहबी जमातें जो हैं, जिस तरीके से एलिमेंट उनका, जिस तरह भाई ने कहा कि एक आधे घंटे की कॉल पर, वो आधे घंटे की कॉल के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जिस तरीके से भी टीएलपी के हवाले से पूरा शहर जो है वो 3 दिन तक मफलूज रहा, उस एलिमेंट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ उस हवाले से बात करते हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी इसको देखना होगा कि इसके पीछे इस तरह के अवामिल तो नहीं है जो सियासी और मजहबी मुनाफिकत के हवाले से जो है काम ना कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ नवाब वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया नवाब वसान साहब। वसान साहब, क्या लगता है इन तमाम वाकयात जो दहशतगर्दी के यके बाद दीगरे वाकयात हो रहे, 6 हफ्ते में 6 वाकयात, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कराची जैसे, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है अमन इस्तेकाम आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि हमें बड़ा दुख है कि ये हमारे साथ 2 असेंबलियां इकट्ठे रहा और इतना अच्छा आदमी था, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। उसकी जो दोस्ती थी, उसकी जो नेकनियती थी पाकिस्तान के साथ, मतलब जो है अवाम के साथ, वो ऐसे जो कोई मिसाल नहीं है। और इतना पढ़ा लिखा, इतना वो समझदार मेहनती बंदा जो है ना, उस दिन के दहाड़े ये कत्ल किया जाए रात के 8 बजे, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। जाहिर ही है हमें तो बड़ा दुख है, और सिंध गवर्नमेंट इस पे पूरी वो तवज्जो भी दे रही है, देख रही है कौन बिलावल भुट्टो का फौरन ट्वीट भी आ गया, प्रेस भी आ गई, तो ये सिंध गवर्नमेंट के लिए मतलब ये इन्होंने जो नवाब वसान साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुजम्मत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर लग ही रहा है कि पूरी हुकूमती मशीनरी, सूबाई हुकूमती मशीनरी इस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी को एक तरह से डिफेंड करने में लगी हुई है। आप लोग के एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था, आज भी आप सीएम साहब ने इजलास बुलाया, कमेटी बनाने की बात की, मुजम्मती बयान के कोई है जो साजिश कर रहा है। हमारा अपना भी तो, आपकी सूबाई हुकूमत का भी तो कोई किरदार होना चाहिए ना लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि सारा काम तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का है नहीं कि वही अमन बहाल करे, वो तो अपना काम कर रही है। जो आप लोगों ने काम करना था नेशनल एक्शन प्लान का, वो कहाँ गया?
देखें, हम तो चाहते हैं रेंजर्स भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, ये दोनों का काम है। देखें, सिंध गवर्नमेंट तो फौरन सीएम सिंध फौरन आगे आके ये उस वक्त ये मीटिंग बुलाई, ये सब कुछ है। हम तो मीटिंग पार्टी सर वाकई के बाद ही क्यों ख्याल आता है? वाकई से वाकया देखिए ना, मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि नवंबर से ये वाकयात शुरू हुए, 6 हफ्ते में 6 जो है वाकयात हो चुके हैं, तो कम से कम आप लोग को नवंबर से कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी ना। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि सिंध में अमन अमान खराब होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि नहीं हो। कुछ ऐसे शहर पसंद लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, सिंध के हालात को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर ही आपको पता है कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट गुजर रही है, जिस हालात से गुजर रही है, वो आपके सामने है। सिंध गवर्नमेंट ने पूरा सर आप उनको काम करने देना, आप अदालतों को काम करने दें। आसिफ अली जरदारी के ऊपर अभी आप लोग लाड़काना में जो है वो इजलास बुलाया हुआ है, वहां पे आप लोग की बातचीत चल रही है। अभी पहली प्रायोरिटी तो आपको शहर कायद में अमन के हवाले से है ना सर। सेफ सिटी के मंसूबे पर आप लोगों ने कमेटी बना दी, लास्ट जो आप लोगों ने एपेक्स कमेटी का इजलास किया था, ये आप लोग की प्रायोरिटीज है सर? नहीं, देखिए, हम तो एक तो आवाज समझ में नहीं आ रहा। मसला ये है कि हम देखिए, हमारी गवर्नमेंट या हम सिंध गवर्नमेंट है, ये आसिफ जरदारी की बात नहीं है। उन्होंने खुद आसिफ जरदारी साहब ने इस चीज को कंडम किया है कि ये सिंध की जानबूझ के हालात खराब किए जा रहे हैं और सिंध के जो मसाइल आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहेगा बिलाल साहब। यकीन करें कि मुझे इतना इनका दुख है कि ये मेरा भाई था, दोस्त सर। दुख तो सबको है, दुख तो सबको है। कोई आम रहनुमा हो, कोई हाई प्रोफाइल इंसान हो या कोई आम आदमी हो, दुख तो सबके शहादत पर होता है। बात तो सिर्फ इतनी कि सूबाई हुकूमत की हैसियत से आप लोगों ने 10 साल बरसर इख्तियार रहे, क्या कह रहे हैं? अमन बहाल करने में तो रेंजर्स का किरदार है, आप लोग का तो उस तरह किरदार नहीं है ना सर। सर मैं बिलाल गफार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। बिलाल साहब, अब ये लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि इनकी प्रायोरिटीज हैं, प्रायोरिटीज अगर लग रही होती तो ये नवंबर से अब तक अलार्मिंग सिचुएशन है कराची में, जैसे कि आपने बात की कि इकोनॉमी को हम एक इस्तेकाम बख्शने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो रही, बहुत सारे सी पैक है, सारा कुछ है। तो हमारी हुकूमत की, चाहे वो आपकी हुकूमत हो फेडरल में, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, इन लोगों को तो और इस पे सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, जो इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी होती है वो सिक्योरिटी की होती है। आपने सेफ सिटी की बात की। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में ये बात कही गई थी कि पूरे कराची में कैमरास लगाए जाएंगे, सर्वेलेंस सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि जितने कैमरास लगे थे उनमें भी करप्शन, बैड गवर्नेंस, 60 to 70% जो कैमरास हैं वो काम नहीं कर रहे, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, उनकी रिपेयरिंग नहीं है। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात हुई है और गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट की है कि जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट है, जो कराची में जो कैमरास और सर्वेलेंस की जो बात करते थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। देखें, लॉज मौजूद हैं, पॉलिसीज मौजूद हैं, बात होती है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के। यही हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा जो डिसएग्रीमेंट है कि जहां एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो बैड गवर्नेंस और करप्शन के जरिए में आती है। मैं आपको एक और आखिरी बात बताऊं कि जो हमारा पुलिस एक्ट है, उस जो रिफॉर्म्स है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। आपको थाने का जो स्ट्रक्चर है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। तो इस पे बात नहीं, मैं बताऊं, मैं एक मुझे सूबाई सतह पर नहीं, ये वफाकी सतह पर भी होने की जरूरत है। बिल्कुल होनी चाहिए। आप मैं ब्रेक ले लूं, नाज़रीन आप ब्रेक लेते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निहायती अफसोसनाक वाकया हुआ है गुज़िश्ता रोज़, जब अली रज़ा अब्दी साहब को उनके घर के बाहर टारगेट करके उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये वाक़यात पहले नहीं है, इससे पहले भी 5 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो शहर कायद के लिए बहरहाल अच्छे किसी भी लिहाज से नहीं, क्योंकि अगर कराची का अमन नहीं मुस्तहकम होगा तो इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। बिलाल साहब, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि जी ये मतलब रिविजिट करने की तमाम ज़रूरत है हमें, पुलिस हो गया या और दीगर जो चीज़ें हैं, लेकिन बात यहाँ पर यही है इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो फोकस है माजरत के साथ, वो एहतसाब बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम आपकी जो कैबिनेट है, आपके सारे मिनिस्टर्स हैं, वो सब ऑपोजिशन लीडर को एहतसाब के कटहरे में देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी दिन अदालत में ऐसा कोई मामला होता है, सारा दिन आप लोग प्रेस ब्रीफिंग करते हुए नजर आते हैं।
कहाँ गया वो हाई प्रोफाइल केस मौलाना समीउल हक साहब का, क्या अपडेट्स है उसकी? साथ साथ आप दावड़ साहब का केस बहुत हाई प्रोफाइल है, उसका क्या हुआ? अगर तो ताने बाने, क्योंकि अभी भी इत्तलात ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि शायद आपके मतलब ये कि आउटसाइड बॉर्डर से, अफगानिस्तान से कुछ इस तरह के मामला थे कि कराची में कोई टारगेट किलिंग होगी बड़ी हाई प्रोफाइल। अगर ये थी, ये शेयरिंग थी, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? फेडरल की तरफ से भी क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया गया? आपने दो तीन चीजें आपने एक साथ कर दी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे रिविजिट की। आपने जहां मैं कह रहा था कि जो पुलिस थाना है उसका स्ट्रक्चर करने की बहुत ज़रूरत है, रिविजिट करने की। हमारी पिछले दिनों हमारे पुलिस के हाई अप से मीटिंग हुई थी और मुझे ये पता चला कि जो थाने का जो SHO है उसके पास ये भी अख्तियारात नहीं है कि वो थाने की स्टेशनरी खरीद सके। ठीक है, आपने इसको रिविजिट करना है। और दूसरा, आपको जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं या ये जितने भी टेररिस्ट क्राइम्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने का जो दुनिया की जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल पुलिसिंग का। आपका जो पुलिस स्टेशन की मलकियत आप उसको दें जो लोकल हो, ताकि उसको पता हो कि उसके एरिया में कौन रह रहा है, कौन किराएदार है, कौन आ रहा है जा रहा है। अगर वो कोई बिल्कुल कोई बाहर से आके आप उसको है ना थाने की उसको आप मलकियत दे देंगे तो इसमें पुलिस की जो अमला है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। जहां तक आपने हाई प्रोफाइल केसेस की भी, अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में आपका देखें अफगानिस्तान में का वो जो बंदा मारा गया जो चाइनीज काउंसिलर में थे, जी हाँ, वो पता नहीं जो भी था, समीउल हक साहब के भी केस में है ना डेवलपमेंट हुई है और उसमें भी यही पता चल रहा है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस थे, उनके शायद उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे या उनके इंटरनल जो मामला थे उसकी वजह से उनको टारगेट बनाया गया है। जहां तक आप कह रहे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, अगर कोई इसमें इंटेलिजेंस की एजेंसीज की कोई इंफॉर्मेशन थी तो इसमें अगर कहीं से भी नेग्लिजेंस हुए तो उसका है ना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैंने आपको जिस तरह का कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ने इसको इस अली रजा अब्दी के जो केस है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट शहरियार आफरीदी कराची में है और वो हाई प्रोफाइल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और ये वो वाली मीटिंग नहीं है कि जिसमें कमिटीज बना दी थी, कि कमिटीज का कभी भी कोई लॉजिकल एंड नहीं होता। आपने उनमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होते हैं, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, तमाम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके यू नीड टू टेक द एक्शंस। और जो इसमें कुछ ना कुछ चीजें पता चल रही हैं कि रिसेंटली उनके सोशल मीडिया पे कुछ पैगाम आते हैं, वो जो भी था, बहरहाल वो हमारे पास जब डेटा आएगा, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हम उसमें। अच्छा गुलाम साहब, फॉरेन एलिमेंट अगर है, उनके इन्वॉल्वमेंट है तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी लेट्स सी के क्या चीज सामने आती है। लेकिन आप लोग का, मैं कल पढ़ भी रही थी स्टेटमेंट, फारूक सत्तार साहब ने भी बात किया और मुस्तफा कमाल साहब ने भी बात की, क्योंकि 2 दिन पहले उनके भी दफ्तर पर हमला हुआ PSP में। आप लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी ले ली गई है, तो जिस तरह ये तो सिंध हाई कोर्ट का, आप लोगों ने कहा हुकूमतों ने सिक्योरिटी ले ली, हुकूमतों ने तो अदालतों के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली है ना। अभी कोई फॉर्मर कोई आपका मिनिस्टर है, उसको सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है, मुझे ये बताइए आप। फॉर्मर को तो आप छोड़ दें, अभी जो मौजूदा MPs MNS हैं उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त कराची की, इसके हवाले से मौजूदा जो इस वक्त MPs MNS हैं और जो अपोजिशन लीडर हैं या जो हैं, इन तमाम को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अहकाम सादिर करें। और फिर सबसे अहम मसला ये है कि जो जहाँ पर यह वाक़या हुआ है उसके बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो सऊदी एम्बेसी वाक़या है। ठीक है, हाई प्रोफाइल जो है वो इलाका है, पूरा रेड जोन है, वो हाई अलर्ट रेड जोन है। वहाँ पे 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं और इस तरीके से खुले आम जो है फायरिंग करके अब्दी भाई को वहाँ शहीद करके और वहाँ से चले जाते हैं। तो जब इतने हाई प्रोफाइल रेड जोन एरियाज़ में इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो बाकी पूरा कराची आपके सामने है, जहाँ पे यही MPs MNS जो हैं वो 24 आवर्स अपनी ड्यूटीज़ जो है वो आवाम के बीच में दे रहे हैं। तो उनकी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने है। ठीक है, चलें। जमील यूसुफ साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जमील साहब। जमील साहब, मैं पहले भी बात कर रही थी कि कराची हैज बीन ए वनरेबल हिस्ट्री, तो हम उस पे अब अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने अमन इस्तेकाम कर लिया है तो क्या हम ईज हो चुके हैं कि बस अब कराची में अमन ही कायम हो चुका है? इन 6 वाकयात को 6 हफ्तों में आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है। हर वक्त ये तो आवाज आ रही है जमील साहब? जी हाँ, सवाल तो सही नहीं समझ आया शादी। जी जमील यूसुफ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जरा फट रही है आवाज, क्लियर नहीं है। अच्छा सर, कराची में बड़ी मुश्किल से अमन बहाल हुआ था और बहाल होने के बाद जो अरसा हमने सुकून में गुजारा, हम समझते हैं कि शायद हम अमन कायम हो चुका है, लेकिन ये जो 6 हफ्तों में 6 वाकयात हैं, ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए? देखिए अगर हिस्टोरिकली चीज देखा जाए तो 1988-89 में हालात खराब थे, आपने एक्शन लिया, सब चीज किया, इम्प्रूव किया 91-92 में, वापस आपका फिर 93-94 में फिर हालात खराब हुए, फिर इम्प्रूव हुए, फिर रिलैक्स कर गए। तो हमारा रोलर कोस्टर गेम तो चला ही आ रहा है। आपका ये पीरियड 2008 से लेके 2013 तक हजारों लोग मारे गए, हमने मुंह मोड़ लिया, कोई चीज नहीं की। सिक्योरिटी भले आपने एमपीएस एमएनए सबको दे दी, मगर आम आदमी जो मारा गया उसके लिए तो कुछ नहीं रहा सिक्योरिटी। ओवरऑल सिक्योरिटी नेशन की सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई वो पैनिक नहीं है। अभी जब हमने ऑपरेशन किया, हमारा फर्ज था, रेंजर्स लीड कर रहे थे रोल, उन्होंने बेहतरीन काम किया। हमने स्ट्रेंथन करने को सिस्टम को क्या चीज की, गवर्नमेंट एक भी चीज आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमने कैमरा लगा लिया सेंसिटिव, हमने फॉरेंसिक लैब दे दिए, हमने इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथ किए। आपको हैरत होगी कि मैं लॉ मिनिस्टर था और समरी आई कि रेंजर्स के पास से जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट दिया, प्रोसिक्यूटर्स दिए हैं, उनको रिमूव किया जाए। तो आप तो और बदतर हालत में जाने के लिए प्रपोजल्स भेज रहे थे, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं भेजा गया। तो ये एक बड़ा फूड फॉर थॉट है कि खुदा के वास्ते ये मीडिया से बात कर करके तो हम थक गए हैं। गवर्नमेंट को कैसे सुनाएं, गवर्नमेंट को कैसे इम्प्रूव करवाएं, मेरे नहीं समझ आता आज तक। आपने पुलिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी है। गवर्नमेंट बैठ के भी लाड़काना में इजलास कर रही है सीएसी का, सूबाई हुकूमत जी। मैंने कहा कराची में ये सूरत हाल है और सूबाई हुकूमत जो है वो लाड़काना में अभी सीएसी का इजलास कर रही है, वहां पर ये उनकी प्रायोरिटीज है। देखिए आपके पास होम मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो उनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी है, इतना काम होता है। चीफ मिनिस्टर का तो बड़ा बेहतरीन सुपरवाइजरी रोल है, टफ रोल है, उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उनको सबकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो उनको जो काबिल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डेप्यूट करिए। आपके पास जो बेस्ट आदमी है उसको दीजिए होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री दीजिए, एडवाइजरी एक छोटा बोर्ड बना दें जो लोग आपको इनपुट दे सकें, सुपरवाइज कर सकें, आपको गाइडेंस दे सकें। मुझे तो बड़ी हैरत है इसमें। पंजाब जमील साहब इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत है उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जब तक आप ये मईशत का जो आपको चैलेंज है, जब तक आप पाकिस्तान को में अमन अमान कायम नहीं करेंगे तो फिर फौरन आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, लोग कैसे भरोसा करके यहाँ पर आएंगे। पहले चाइनीज कॉन्सुलेट में, फिर ये 2 वाकयात, इन तमाम चीजों से आपको लगता है कि इमरान खान की जो जितनी कोशिशें हैं बाहर जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की, वो कारगर साबित होंगी? नहीं, इसलिए ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया लॉ एंड ऑर्डर। 8th अमेंडमेंट के बाद कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री तो पीएम साहब के पास है ना, वजारत दाखिला तो उनके पास है ना, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने रखा हुआ है अपने पास, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या उनकी कोई है प्रायोरिटी? नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। 8th अमेंडमेंट के बाद इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप करते रहे। हाँ, इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो आपका नेक्टा है, नैप है, नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उनको स्ट्रेंथन करके चलाएं, बिल्कुल वो है। बट जो आपके प्रोविंसेस हैं उनको जो इंटरनल सिक्योरिटीज देनी है, स्नैप चेकिंग करनी है, पुलिस की मॉनिटरिंग करनी है, रेंजर्स को स्ट्रेंथन करना है, अगर रेंजर्स को और पावर्स देने हैं तो दे दीजिए। उस पीरियड में आपको रिक्रूटमेंट जो करनी है, बेहतरीन से बेहतरीन रिक्रूटमेंट करनी है। आपके जो एजेड पुलिस ऑफिसर्स हो गए जो जिनका वेट है, मोटे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, हेल्थ रीजंस है उनके, उनको रिटायर करें। सर शॉर्टली बता दीजिएगा, दहशतगर्दी से तो लड़ा जा रहा है, इंतहा पसंदी से कैसे लड़ेंगे हम? आपकी आवाज फट रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा। क्या पूछा आपने? जमील साहब, दहशतगर्दी से तो लड़ रहे हैं हम, इंतहा पसंदी से कब लड़ेंगे? उस नजरिए से कैसे लड़ेंगे इंतहा पसंदी के? नहीं तो वो तो सब चीज से निकलना है ना, सब चीज को मैक्रो लेवल पर आपने करना। आपके पास है क्या? अभी कुछ नहीं है आपके पास, ना इंटेलिजेंट कैमरा। आपको पता है इंटेलिजेंट कैमरा क्या होता है?
वो आप अगर किसी को जीरो इन कर लें, वो उसको फॉलो करता है पूरा दिन, वो शहर में किधर था और किधर गया, चाहे वो फ्लाइट लेके जा रहा हो एयरपोर्ट से, वो आपको पिन पॉइंट करता है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम तो बाबे आदम के जमाने पे जा रहे हैं। हम तो रोड, टूटी हुई रोड को नहीं बना सक रहे हैं, हम सीवरेज लाइन लीक हो रहे हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी की दौर में कब आएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील यूसुफ साहब। बिलाल साहब, मुझे बस उसका जवाब दे दीजिए मैंने जमील यूसुफ साहब से, और आपको कहा था नोट कर ले। बिल्कुल, देखें जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, असल चीज़ होती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान में जो चीज़ें फाइनल हुई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन विद ऑल की स्टेक होल्डर्स ऑन द बोर्ड। बात जो जमील यूसुफ साहब ने कही बिल्कुल सही की कि हम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं विच वॉज अ पार्ट ऑफ द नैब, और जो ये आपकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आप कराची को सर्वेलेंस सिस्टम के साथ, मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, नहीं हुआ। आपका यही तो सर अमेंडमेंट करवा देना फिर। अच्छा, वो 18वीं तरमीम कहते हैं पीपल्स पार्टी की, जी 18वीं तरमीम आप लोग खत्म करना चाहते हैं, करवा दे ताकि लॉ एंड ऑर्डर। हम जब बात करते हैं, बात करते हैं डिलीवरेंस की, हम जब कराची के या पूरे सिंध की इश्यूज की बात करते हैं, इवन पूरे मुल्क की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले आ जाता है, ये देखें 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बात आ जाता है, वो 18th अमेंडमेंट की एक्सक्यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, आप अगर थोड़ा वाइंड अप करना है हमें, जो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह चाइना से एम्बेसी पे जब अभी अटैक हुआ था तो उसके ऊपर जो है वो पुलिस अफसरान को काफ़ी जो है वो तमगात से और बहुत सारे इनामात से नवाजा गया, सारी चीज़ें की गई। अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है तो इसके ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस का क्या रद्द अमल है, इस पे कौन से SHO को मुअत्तल किया गया, कौन से SP को, DSP को जो है वो सिस्टम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि असल मुहर्रिकात को सामने लाएं, जो कल्प्रेट्स हैं उनको सजा दें। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, लाने के बाद।